चारसदा के वाक़े ने कौम को सदमे में डाल दिया। 20 दिन में 4 हमले, 50 अफराद जा बहक। दहशतगर्दी के खात्मे का फैसला कुन साल अपने आगाज ही में तबाहकुन साबित हो रहा है। बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमले करने वालों की अहम मालूमात मिल गई। इस बार भी मंसूबा अफगानिस्तान ही में बना। खैबर पख्तूनख्वा में एफसी के पास ना मुनासिब असलहा है, ना ही पहनने को जूते हैं। दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा शिकार सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है। दुनिया भर में तालीमी इदारों को निशाना बनाने का खतरनाक रुझान बढ़ रहा है। तालीमी इदारों पर हमले होने वाले मुमालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का चैलेंज बढ़ रहा है, लेकिन 3 सूबों में वजीर दाखिला की कुर्सी खाली रही है। और सऊदी सिफारत खाने पर हमला बुरा अमल था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में सऊदी सिफारत खाने पर हमले की मजम्मत कर दी। मसला हल होता नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 1 जनवरी 2016 को बलूचिस्तान के दौरे पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने इस अज़म का इजहार किया था कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल साबित होगा। मगर दहशतगर्दी के खात्मे के फैसला कुन साल का आगाज अफसोसनाक उन तौर पर तबाहकुन हुआ है। 2016 के इब्तिदा में ही गुज़िश्ता 8 दिनों में मुल्क में दहशतगर्दी के 4 हमले हो चुके हैं, जिनका निशाना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बने और इन हमलों में तकरीबन 50 अफराद जा बहक हो गए। आज चारसदा में बाचा खान यूनिवर्सिटी को दहशतगर्दों ने निशाना बना डाला, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सिक्योरिटी गार्ड और तालिब इल्मों समेत 20 अफराद जा बहक हो गए, जबकि 4 हमलावरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। डीजी आईएसपीआर ने आज चारसदा हमले से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग दी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जिनकी जमात की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और दोनों ने जो बातें की हैं उसमें ऐसा लगता है कि एपीएस पे जो पिछले साल 2014 में 16 दिसंबर 2014 को अफसोसनाक हमला हुआ, उस हमले से आज भी कुछ सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, कुछ एक जैसी चीजें मौजूद हैं। जबकि इमरान खान साहब की बातों से लगता है कि बहुत कुछ बदला। खान साहब ने कहा कि 4 से 5 दिन पहले थ्रेट अलर्ट था, जिसकी वजह से हमें कॉलेजेस और स्कूल्स बंद करना पड़े। उस थ्रेट अलर्ट की वजह से आज यूनिवर्सिटी का अमला भी अलर्ट पर था। आज बहुत ज्यादा धुंध हुई और 4 से 5 दिन पहले अलर्ट होने की वजह से इन हमला आवरों को यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक लिया। साथ साथ उन्होंने कहा क्योंकि 4 से 5 दिन पहले का अलर्ट था, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का रिस्पांस बहुत तेज था। क्योंकि 4 से 5 दिन पहले का अलर्ट था उनके मुताबिक, इसलिए सिक्योरिटी इदारों का, फौज का रिस्पांस बहुत ज्यादा तेज था। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अब से 1 साल में यह कुछ बदल गया है कि जब हमला हुआ तो आसपास की आबादियों से लोग अपना असलाह लेकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने आए जब उन्होंने गनफायर की आवाज सुनी। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब के मुताबिक बदला है और इस बदलाव को इसमें ये बदलाव नजर आया। लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में डीजी आईएसपीआर बाजवा साहब ने जो बातें की, उससे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो 2014 दिसंबर में हमला हुआ एपीएस पर, उससे सिमिलैरिटीज मिलती हैं। हमलावरों से मुताल्लिक मालूमात उन्होंने कहा कि हासिल कर ली हैं। एक साचा बन गया है कि किस तरीके से प्लान हुआ, किस तरीके से यह हमला हुआ। ये हमलावर कौन थे, कहां से आए, किसने इनको तैयार किया, किसने इनको सपोर्ट किया, किसने इनको पहुंचाया, किसने भेजा, किसने हमला कराया, इस तमाम के बारे में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी इकट्ठी हो चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है। कहां से आए, किस तरीके से हुआ, ये सारा मामला कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी है, मगर इस वक्त उसे मीडिया से शेयर नहीं किया। मगर कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर मिला कि जो एपीएस का हमला था
ताने बाने कहीं उस तरफ भी जाते नजर आते हैं? किस तरफ इशारा कर रहे थे? इसके अलावा क्या कहा, जरा सुनिए। इनको डेफिनेटली इनका राब्ता था। एक दहशत के गर्द के मरने के बाद भी उसके फ़ोन पे कॉलें आ रही थी। वो डेफिनेटली वो अफगान सिम ही थी। अफगान सिम के हवाले से कह रहे थे कि अफगान सिमें ही थी, और जो मामला हुआ अफगानिस्तान से कि ये सिमें थी, किस कंपनी की थी, ये कह रहे थे कि बाद में बताएंगे। इस किस्म की बातें 16 दिसंबर 2014 में एपीएस हमले के बाद भी बताई गई थी। ये 6 लोग वो हैं जो अफगानिस्तान में अरेस्ट हुए। ये कोई 27 का ग्रुप है। एपीएस अटैक के फौरन बाद आर्मी चीफ गए थे, काबुल गए, अफगान सदर साहब से मुलाकात हुई, बाकी अफगान ऑफिशियल से भी मुलाकात हुई, और वो कुछ लीड्स भी उनको देकर आए थे। आज के हमले में भी कम से कम जो पूरा नेटवर्क उन्होंने कहा कि पूरा साँचा बना है, उसकी तफसीलात नहीं शेयर की, मगर ये जरूर बता दिया कि कॉल जो सिमें इस्तेमाल हुई और जो कॉल्स का आपस में तबादला था वो वहां से हो रहा था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ फरहत जावेद हमारे साथ मौजूद है, सारा दिन इस मामले के हवाले से कवर भी करती रही। फरहत, बहुत शुक्रिया। फिर अफगानिस्तान कनेक्शन की बात हो रही है, प्रिसाइजली क्या मामला है, किस सूबे से, किस इलाके से ये नेटवर्क और कॉलें और सिमें इस्तेमाल हुई है जो 2014 में भी हुई थी? जी बिल्कुल शाहजेब, जैसे कि खुद DGISPR ने भी इस तरफ इशारा दिया कि सिमें जो मिली और उनपे जो कॉल्स आ रही थी वो अफगानिस्तान के नंबर से आ रही थी, और सिमें जो हैं वो भी रजिस्टर्ड वहीं पर थी। जो हमारे सराय हैं उनका ये कहना है कि जब कॉल्स ट्रेस की गई, जो कॉल्स उन नंबर्स पर आ रही थी, और उससे पहले जो कॉल्स की गई जब ये अटैक हो रहा था, तो उस दौरान भी जो उनकी बातचीत हुई, उसके जो ट्रेस करने के बाद जो इसकी डेस्टिनेशन मिलती है वो अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार मिलता है। नंगरहार जो है वो बॉर्डरिंग प्रोविंस है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ। और इसके साथ साथ अगर हम पीछे चले जाएं 2014 में, तो एपीएस अटैक जब हुआ था उसमें भी जब कॉल्स पे बात आई थी और जब डेटा ट्रेस किया गया था, तो उसका लिंक भी अफगानिस्तान के इसी सूबे से मिला था। अफगानिस्तान के सूबे में अनरेस्ट है, यहाँ पर जो अफगान गवर्नमेंट है उसकी रेट बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज्यादा कंट्रोल है यहाँ पर शरपसंदों का, और उसके साथ ही ये यहाँ पर बॉर्डरिंग भी है, तो इस वजह से भी दहशतगर्दों की जो नकलो हरकत है वो निस्बतन आसान है अफगानिस्तान साइड से यहाँ पर। तो अब की बार भी जो लिंक्स मिल रहे हैं, अब तक की जो डेटा कॉल्स का ट्रेस हुआ है वो अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। फरहत बता रही थी कि नंगरहार सूबे से ही इस भी कनेक्शन बन रहा है कि वहीं से जो सिमें इस्तेमाल हो रही थी वहीं से राब्ता था। ये प्लानिंग और जो दूसरा मामला है उसकी तफसीलात नहीं शेयर की गई, मगर आज का हमला गुज़िश्ता 8 दिनों में मुल्क में होने वाले हमलों में चौथा हमला था। गुज़िश्ता रोज 19 जनवरी को पेशावर के इलाके में और खुदकुश हमला हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों समेत एक सहाफ़ी समेत 11 अफराद हलाक हो गए। 2 रोज पहले 18 जनवरी को कोयटा में FC को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 एहलकार शहीद हो गए। इससे पहले 13 जनवरी को कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में पोलियो वर्कर्स पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें पुलिस एहलकार समेत 15 अफराद शहीद हो गए। और रवां साल के आगाज में दर्द देने वाली दहशतगर्दी की यह लहर गुज़िश्ता साल दिसंबर में दहशतगर्दी के वाकयात में आने वाले तेजी का तसलसल साबित हो रही है। 1.5 माह के दौरान 7 दहशतगर्द हमलों में 100 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। बाचा खान यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्द हमले ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर 16 दिसंबर 2014 को दिल दिला देने वाले हमले की याद ताज़ा की। मगर जैसा कि आज कहा गया और इमरान खान साहब भी ये बात कह रहे थे कि यह हमला उतना ही खतरनाक हो सकता था, खुदा न ख्वास्ता, जितना एपीएस अटैक था, अगर 4 से 5 दिन पहले वाले अलर्ट की वजह से यूनिवर्सिटी की इंतजामिया, पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हाई अलर्ट पर ना होते, तेजी से रिस्पॉन्ड ना करते, वरना ये दहशतगर्द अगर वहां पहुंच जाते जहां पर इम्तिहानी मरकज था और इम्तिहान दे रहे थे, तो खुदा ना ख्वास्ता उतनी ही बड़ी तबाही हो सकती थी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राना जवाद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। ये मामला, जो बातें हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं, फिर अफगानिस्तान का मामला, सिमें वहां की, उन्होंने ये नहीं शेयर किया कि कहां ये जो नेटवर्क अभी तक पता चला है सिक्योरिटी इदारों को, उसकी तफसीलात नहीं बताई, मगर क्या ताने बाने फिर उस वही सिलसिला लग रहा है जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले का था? साफ़ी साहब जी बिल्कुल वही ग्रुप है खलीफा उमर मंसूर का, जो दरादम खेल के तालिबान को लीड करते हैं, और जिस तरह एपीएस की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की थी, इसी तरह इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की है। जिस तरह एपीएस पे हमला करने वालों के साथ उन्होंने अपने साथ बिठा के उनकी तस्वीर जारी की थी, आज इसकी तस्वीर भी उन्होंने जारी की है उन 4 बंदों की, वो खलीफा मंसूर के साथ बैठे हुए हैं।
और एक मगरिबी इदारे के साथ काम करने वाले जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने ऑडियो बातचीत की है। वो ऑडियो मैंने खुद भी सुनी है। उसमें खलीफा उमर मंसूर ने कहा है कि ये हमने किया है, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है और वो मौलाना फजलुल्लाह के ग्रुप से ही ताल्लुक रखते हैं और दरादम खेल और पेशावर के एरिया के ये खलीफा उमर मंसूर इंचार्ज हैं। राजवास साहब, अगर मामला वही है और तस्वीर भी रिलीज हो गई और सलीम साफी साहब जो इतनी अहम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अंदरूनी इंटेलिजेंस बेहतर ना हो सकी या फिर अफगानिस्तान के साथ जो कोऑर्डिनेशन होनी थी एपीएस के हमले के बाद वो बेहतर ना हो सकी कि हम वही बात कर रहे हैं और वही मोबाइल फोन, मोबाइल सिम और वो सारी की सारी बातें एक दफा फिर रिपीट की जा रही? शाहजेब, ये दोनों ही वजूहात है। कुछ कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हुई अफगानिस्तान के साथ और कुछ इंटरनल मामला थे, उस पर हम पूरी तरह से काम नहीं कर सके। आपको याद होगा, आपसे कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट जारी हुई थी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसने काफ़ी कंट्रोवर्सी जनरेट की थी और उसमें कहा गया था कि मैचिंग रिस्पांस चाहिए। अब मैचिंग रिस्पांस जो है उस पर कोई दो आरा नहीं है, वो एक ही है कि जो सिविलियन इलाके हैं, जो आपके वनरेबल इलाके हैं, जहाँ पे सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है और आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि इस टेरर अटैक की भी पहले से प्रेडिक्शन थी, इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था लेकिन ओवरऑल था। और आप ये देखें कि 52 लोग वहाँ पे सिक्योरिटी पे थे, लेकिन कोई भी इस पोजीशन में नहीं था जिसको कहते हैं विंटेज पोजीशन रखना, कि जहाँ पे अटैक को प्रेपरेशन इस तरह की हो कि अगर हो तो फौरी तौर पे काउंटर किया जाए। तो ये आपको नज़र आया। आपको दोबारा पुलिस और आर्मी की क्यूआरएफ लेनी पड़ी। अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो वहाँ पे आपके मामला बहुत ख़राब हुए, अब कुछ दोबारा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि आज अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया गया DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में, इसके बावजूद कि हमारा अफगान इंटेलिजेंस से, अफगान गवर्नमेंट से रब्ता हुआ, उनसे शेयर की गई इंफॉर्मेशन, तो मेरा ख्याल है कि अफगान गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो उनको टाइम मिले, वो इस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस पर सुस्ती नहीं हो सकती शाहजेब। अब आज जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है और जिस तरह एक मायूसी की लहर लामहला इससे आती है, लोग सवाल उठाते हैं। आपने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इन कामयाबियों को सस्टेन करने के लिए जो काम करना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। अफगानिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट या इंटरनल अफेयर्स पे जो क्रैकडाउन आपको चाहिए, जो डोनेशन आपने बंद करनी है, जो फैसिलिटेटर्स पकड़ने हैं, जो कालादम तंजीमें दूसरे नामों से काम कर रही हैं, उस पर बहुत स्लो प्रोग्रेस है। अच्छा, इसमें ये बहुत सारे नुक्ते हैं जो कि नेशनल एक्शन प्लान में भी थे, जिसका आप कह रहे हैं कि स्लो प्रोग्रेस है और जाहिर है ये करनी चाहिए थी क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी कमिटमेंट थी। साफी साहब, ये हमला खुदा ना खास्ता वाकईतन क्या एपीएस जितना बड़ा हो सकता था अगर 4 से 5 दिन पहले उस थ्रेट अलर्ट की वजह से आज अलर्ट पर ना होती, पुलिस भी, इंतजामिया भी और उसके बाद जो फौज का भी रिस्पांस रहा वो भी काफी तेज रहा। खान साहब कहते हैं कि बहुत बड़ा हो सकता था अगर ये सारा का सारा मामला पहले ही अटेंटिव ना होता। ये मेरे ख्याल में खान साहब की ये बात दुरुस्त है, क्योंकि एक तो शायद टेक्निकल गलती उन हमलावरों से हुई है और वो मुशायरा शुरू हुआ था 11 बजे, लेकिन वो सुबह 9 बजे अर्ली दाखिल हुई हैं। अगर उस वक्त ये हमला होता कि जब उधर मुशायरा जारी होता और उसमें जाहिर बात है सूबे के तमाम बड़े शोहरा ने आना था, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता। दूसरा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो कॉलेज की सिक्योरिटी पे मामूर जो लोग थे उन्होंने भी और पुलिस ने भी एक तो कार्रवाई भी पूरी की है और आर्मी के पहुंचने तक पुलिस ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भरपूर मुजाहिमत की है। तो जो इनके साथ सुइसाइड जैकेट में, एक तो वो भी नहीं पड़ सके और दूसरा ज्यादा लोगों को ये यरगमाल भी ना बना सके। तो लगता तो यही है कि मंसूबा उनका उसी तरह बड़े पैमाने पे लोगों को निशाना बनाना था, लेकिन ये कुछ बरवक्त जो कार्रवाई थी और मुजाहिमत थी उसकी वजह से और फिर इन टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के पेशावर से पहुंचने की वजह से
उस बड़े पैमाने पे नुकसान नहीं हुआ। मगर सफी साहब, ये भी अगर सफी साहब, मगर साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो 16 दिसंबर का वाकया है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अफगानिस्तान में अगर प्लान हुआ, आपने बहुत अहम इंफॉर्मेशन भी बताई है कि किस तरीके से वो तस्वीर भी आ गई, वही ग्रुप, वही मामला, वही सारा का सारा मामला है। नेशनल एक्शन प्लान पर उस तरह अमल दरामद ना होना, मैचिंग रिस्पांस की जो राना साहब बात कर रहे हैं, वो जो प्रेस रिलीज आई थी जो बड़ी मशहूर हुई, उसका फैक्टर होना, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का उस तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए तैयार ना होना, ये फैक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किंतु बड़ा करते हैं कि जी दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है और जबरदस्त किस्म की कामयाबियां हुई हैं, मगर क्या वाकईतन हम बहुत ज्यादा जगह पर लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कार्रवाइयां हो रही हैं? देखिए शाहजेब, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दों को हमने एक जगह से दूसरी तरफ धकेल दिया है और किसी हद तक जो मुल्क में इंटेलिजेंस की बुनियाद पे कार्रवाइयां हुई है उसमें उनके कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और तीसरा ये कि कुछ लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं मिली हैं। अब मामला ये है कि बॉर्डर के उस पार हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अफगानिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयां रोज दर्जनों की तादाद में होती है। मसलन अगर ये लोग निंगरहार से ऑपरेट कर रहे हैं तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि निंगरहार सूबे में अचीन और इसी तरह के 4-5 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ दाइश भी है, वहाँ TTP भी है। पिछले कई दिनों से अफगान तालिबान और दाइश की भी अपने यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। वहाँ से दाइश ने अपना खिलाफत रेडियो के नाम से FM रेडियो शुरू कर दिया है और वो पाकिस्तान के इन कबायली इलाकों में भी सुना जाता है। कुनल की सूरत हाल पहले से ज्यादा तालिबान के कब्जे में आ गई है और माजी में अफगानिस्तान में तालिबान की मुजाहिमत सिर्फ जुनूबी सूबों तक महदूद थी। अब वो आ गए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से मुत्तसिल जो मशरिकी सूबे हैं और जाहिर बात है कि वहां पे फिर TTP जैसी तंजीमों को भी वो मिलती है। इस दौरान हमने न तो अफगानिस्तान को हम संभाल सके, न बॉर्डर मैनेजमेंट के लिहाज से हमने कोई रत्ती बराबर पेशरफ्त नहीं की है। फिर कबायली इलाकों की मेन स्ट्रीमिंग के लिहाज से हमने रत्ती बराबर पेशरफ्त नहीं की है। जो 10 लाख IDPs वहां से आए थे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये हुकूमत जो कि मेट्रो इस पे 100 अरब रुपए लगाती है, उन IDPs के लिए 4 अरब रुपए भी फौज और आर्मी चीफ की मुदाखलत और दबाव उनको दे दिए गए। तो जो काउंटर नैरेटिव का है, बाकी जो नेक्टा जैसे इदारों का था, तो नेशनल एक्शन प्लान का आज उमर मंसूर ने अपनी उस गुफ्तगू में भी जिक्र किया है कि हमने जब वहां पे हमला किया तो हुकूमत ने जवाब में नेशनल एक्शन प्लान हमारे खिलाफ शुरू कर दिया, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के सिर्फ 3 हिस्सों पे जुज़वी अमल हो रहा है और बाकी 17 नुकात पे कोई अमल नहीं हो रहा। ठीक है, मैं राजवा साहब, अगर ये मामला और अफगानिस्तान में मामला जितना खराब है जो कि सलीम साफी साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, जब क्रॉस बॉर्डर हमला हो तो 2 किस्म के मामलात होते हैं। एक ये कि रियासत उसके पीछे खड़ी है या नहीं खड़ी। जो मामला साफी साहब बता रहे हैं उसमें तो रियासत की रिट ही नहीं रही और अफगानिस्तान के वो इलाके जो पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते हैं, अगर उसमें रिट नहीं रही तो फिर तो पाकिस्तान को मुसलसल खतरा रहेगा, हम कितना ही इंटरनली अपने मामलात को बेहतर कर लें। पठानकोट का हमला होता है, भारत की तरफ से खबर आती है कि वो ब्लेजर टेक्नोलॉजी लगाएंगे ताकि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके, वो बॉर्डर को मैनेज करेंगे। तो पाकिस्तान में अगर इन चीजों पर काम नहीं होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं होगी, तो रियासत की रिट के बगैर वाले अफगानिस्तान से तो हमले का खतरा मुसलसल रहेगा। शाहजेब, तकरीबन 80,000 एस्टिमेटेड लोग क्रॉस करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे। 25 से 30 हज़ार तो तूरखम पे करते हैं और बाकी दूसरे एरियाज में करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट ज़ाहिर एक मुश्किल काम है और दूसरा यहाँ की तारीख और जोग्राफिया भी मुश्किल है। 2600 किलोमीटर लंबी एक सरहद है। लेकिन जो नंगरहार की बात है, देखें पाकिस्तानी इदारों की भी सस्पिशन है और वो ये है कि बहुत अरसे तक पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता रहा कि पाकिस्तान में तरबियत दी जाती है अफ़गानिस्तान के उन लोगों के लिए और पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो अफ़गानिस्तान में जाके कार्रवाई करते हैं अफ़गान फ़ौज के ख़िलाफ़। और उसके बाद आपने एक प्रोसेस देखा कि अफ़गानिस्तान से भी हमले होना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे अंदरूनी मदद हासिल थी, हुकूमती सतह पे ना हो, रियासती सतह पे या इंटेलिजेंस की सतह पे थी और इसका बार बार पाकिस्तान ने जिक्र किया। आज के वाक़े में भी अब अफ़गान गवर्नमेंट ये कहती है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसी सूरत हाल नहीं है कि बिल्कुल साफ़ी साहब ठीक कह रहे हैं कि अबतर है,
लेकिन अफ़गान इंटेलिजेंस मौजूद है, अफ़गान डिफेंस फोर्सेस मौजूद हैं, वहाँ पे एक साइजेबल तादाद अमेरिकन की भी है। अगर वो चाहें और अगर किसी किस्म की कोई सपोर्ट ना हो वहाँ पे रियासत के या गवर्नमेंट के लेवल पे, तो इनको टैकल करना मुश्किल ज़रूर होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। अब बात यह आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने काम करना था वो हमने क्या हमने अफ़गानिस्तान का एतमाद जीता? क्या हमने उनको ये बावर कराया कि भी हम तो अपने हाथ साफ कर चुके हैं गैर रियासती अनासर से, अब आप भी हमारे साथ मिलके वो काम करें? यहाँ पे थोड़ा सा इबहाम मौजूद है, बदएतमादी की फ़िज़ा मौजूद है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी उस वक़्त तक ये तसव्वुर करना कि अक्रॉस द बॉर्डर ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी ऐसे लोगों की जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुश्किल है। इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और इसको आगे पॉलिटिकल विल को लेके आगे बढ़ना होगा। साहब इसमें मैं आपसे क्विकली ये जानना चाहूंगा, ये जो बात की कि दो तरफा एतमाद भी जीतना था और वो अफगानी एतमाद, क्योंकि अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब पर बड़ा दबाव पड़ जाता है, उनके अपने कोलिशन पार्टनर्स का भी, ऑपोजिशन का भी, अगर पाकिस्तान पर वो उंगलियां उठा रहे हो कि जो कार्रवाई हुई है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। और एक फर्क ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने का इल्जाम लगता है, वहां से न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल होने का बल्कि पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान पर भी इल्जाम लगाते हैं कि जी भेजे गए थे और ये मामला था। तो क्या पाकिस्तान की तरफ से भी वो एतमाद साजी के लिए वो कुछ नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था? देखिए शाजिब, एक ये कि जो फरियाद अफगानिस्तान के हवाले से हमने अब शुरू की है, अफगानिस्तान पिछले 30 साल से ये फरियाद कर रहा है। दूसरी, अगर पाकिस्तान के अंदर हम कह रहे हैं कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो अफगानिस्तान तो इतना तबाहाल है कि जब अफगान सदर पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे थे तो उनके इंटेलिजेंस चीफ ने उनके खिलाफ ट्वीट कर दिया और उस अफगान इंटेलिजेंस में भी इंडियन अलग लॉबी है, अमेरिकन अलग लॉबी है, ना उनकी फौज मुनज़्ज़म है। उसमें अफगानिस्तान इस वक्त एक गर्म तंदूर बन चुका है जिसमें इंडियन आके अपना रोटी लगा रहे हैं, ईरानी अपना लगा रहे हैं, अमेरिकन अपना लगा रहे हैं और अपने मुल्क पे उनकी हुकूमत के कंट्रोल के ना होने का ये आलम है कि काबुल जैसे शहर में रोजाना इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और पूरे सूबों का कंट्रोल उनके हाथों से चला जाता है। तो एक तो अफगान हुकूमत ये उज़र पेश कर रही है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, फिर अगर उनके एनडीएस में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर भी बहुत है और यकीनन जब पाकिस्तान पे वो ये इल्जाम लगाते हैं कि अफगान हुकूमत से लड़ने वाले तालिबान को पाकिस्तान में सेंचुरीज मिलती है या पनाह मिलती है या हमदर्दी मिलती है, तो नेचुरली एनडीएस भी जवाब में पाकिस्तान के साथ इस तरह कर रहा होगा। उसमें अफगान हुकूमत की कमजोरी भी थी, गलती भी थी, लेकिन बहरहाल जो अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत उनकी पिछले साल के शुरू में हो चुकी थी, उस पे उसी तरह अमल नहीं हो सका और दरमियान में बड़ी एक मुखासमत का वक्त भी आ गया। अब दोबारा चीन और अमेरिका की शराकत से उसूली तौर पर इन्होंने इत्तेफाक कर लिया है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक ना अफगानिस्तान के ग्रीवेंसेस को हमने पूरी तरह एड्रेस किया है और ना उन्होंने हमारी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, रांजवाद साहब, बहुत शुक्रिया, अपना तजिया दे रहे थे इस हमले पर। और जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आज एक और बार DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर पाकिस्तान का हाल देखें तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हम आपके सामने रखेंगे जो शायद आपके लिए हैरानकुन भी हों और अफसोसनाक भी हों, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बादशाह खान यूनिवर्सिटी हमले पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दहशतगर्द वो सॉफ्ट टारगेट तलाश करते हैं और सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं जो कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की निशानी है। क्या कह रहे थे एग्जैक्टली सुनिए, उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में वाकईतन अफसोसनाक हद तक इन प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की निशानियों को निशाना बनाया गया। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। ये शिकस्त खुर्दा जहन के गंदे दहशतगर्द अभी फ्रस्ट्रेटेड होके निहत्ते और मासूम लोगों को सॉफ्ट टारगेट्स पे जाके अपने जुल्म का निशाना बना रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये एक होल ऑफ नेशन रिस्पांस, जहाँ जहाँ भी सॉफ्ट टारगेट भी हैं उधर भी यही काम आएगा और हमने इसी होल ऑफ नेशन रिस्पांस के थ्रू हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करके इन दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाना है।
यही बात आज अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस रिपोर्ट में बताई गई है कि जिसमें कहा गया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले की तर्ज पर मजीद हमले होने का इम्कान मुस्तकबिल में भी मौजूद रहेगा। और साथ साथ बताया गया है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी के ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया भर में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में तालीमी इदारों को भी निशाना बनाया जाता रहा है, मगर गुज़िश्ता 40 वर्षों के दौरान तालीमी इदारों पर दहशतगर्द हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसमें वक्त गुजरने के साथ शिद्दत आ रही है। और पाकिस्तान ऐसे हमलों से मुतासरा मुल्कों में इस वक्त दुनिया भर में इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज देखा जाए, जो लोग शहीद हुए हैं उसमें दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। बाचा खान यूनिवर्सिटी और आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमलों समेत पाकिस्तान के इदारों और तालीमी मकासद के लिए कायम इमारतों पर 851 अब तक हमले हो चुके हैं, जिनमें 470 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के इस डिपार्टमेंट के और इस डेटाबेस के मुताबिक 2014 तक तालीमी इदारों पर दहशतगर्द हमलों में सबसे ज्यादा हलाकतें पाकिस्तान में हुई। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर से पहले तालीमी इदारों पर हमले ज्यादा खौफनाक नहीं थे। पेशावर में तालीमी इदारों पर सबसे ज्यादा 62 हमले हुए। कराची, पेशावर, कोयटा, बन्नू, चारसद्दा, बाजोड़ और बाड़ा, लंडी कोतल, औरकजई और शब कदर, जमरूद और दरा आदम खेल और खैबर डिस्ट्रिक्ट में भी तालीमी इदारों पर निशाना बनाया जाता रहा उन्हें। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के इस डेटाबेस के मुताबिक दूसरे नंबर पर रूस है, जहां तालीमी इदारों पर हमलों में हलाकतों की तादाद 361 है। 2004 में रूस में स्कूल पर हमले में 300 अफराद हलाक हो गए थे। जनूबी एशिया इस तर्ज के हमलों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला खित्ता है, जहां 1970 से अब तक तालीमी इदारों पर 1437 हमलों 970 से जायद अफराद मारे जा चुके हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि तालीमी इदारों पर होने वाले हमलों से दुनिया भर में 45 साल के दौरान 4373 से जायद अफराद मारे जा चुके हैं। और जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है कि हालिया दौर में इन नंबर्स में इजाफा हुआ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ही एक और अहम मामले पर बात करते हैं, और वो मामला है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी का। 13 माह पहले जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला हुआ, पूरे मुल्क में तालीमी इदारों के सिक्योरिटी खदशात सामने आए। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कई इकदाम भी सामने आए और एक एक्ट, सेंसिटिव एंड वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट एंड प्लेसेस एक्ट नाफिज किया गया, जिसके बाद कई तालीमी इदारों, बस टर्मिनल्स, सिनेमा, दूसरे अवामी मुकामात के मालिकान के खिलाफ मौसर सिक्योरिटी इकदाम ना करने की वजह से कार्रवाई की गई। और ये खबरें भी सामने आई कि यह कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में की जा रही है। हमारे पास मौजूद पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2545 तालीमी इदारों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। 296 बस टर्मिनल्स, 10 सिनेमा घरों और 2386 दीगर ऐसे मकामात के मालिकान के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए जिन्होंने कानून के मुताबिक मौसर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए थे। पुलिस की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2014 के मुताबिक और 2014 के मुकाबले में 2015 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 56% कमी आई और 2015 में 221 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जबकि 2014 में दहशतगर्दी के 502 वाकयात हुए थे। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल दहशतगर्दी से हलाकतों में भी खैबर पख्तूनख्वा में खासी कमी आई है और ये गुज़िश्ता 5 बरस की कम तरीन तादाद है। यानी 2015 में गुज़िश्ता 5 बरस के मुकाबले में दहशतगर्दी से कम हलाकतें हुई और पुलिस के मौसर कार्रवाइयों से दहशतगर्दी के वाकयात में खासी कमी आई, जो काबिले सताइश है। लेकिन इसी सूबे में FC भी मौजूद है, जिसके हालात इतने अच्छे नहीं हैं जिस तरह होने चाहिए। इस बात का इंकिशाफ 14 जनवरी को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की मीटिंग में हुआ, जब FC कमांडर लियाकत अली खान ने शुरा को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में FC के पास नामुकम्मल असला है, ना पहनने के लिए जूते हैं और FC के कई एहलकार जमीन पर सोते हैं। ये उस सूबे की बात हो रही है जो फ्रंट पर है, जिसमें सबसे ज्यादा वाकयात हुए हैं, जो कि बॉर्डर करता है जिसका एक इलाका अफगानिस्तान को, जहां पर रियासत की रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा जिस दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर रहा है, वहां सिक्योरिटी एहलकारों के ऐसे हालात तशवीशनाक हैं। आज चारसदा में दहशतगर्दी के वाक़े ने सिक्योरिटी इकदाम पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। क्या चारसदा की बाचा खान यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दी की पेशगी इतला थी, और क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो दूसरे स्कूल हैं उनमें सिक्योरिटी के मामलात बेहतर हैं या फिर वो हाई अलर्ट पर हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं। जाहिद गिशकोरी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। क्या इस वक्त सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की और वहां पर सिक्योरिटी की?
शाहजेब, जो हमने डेटा हासिल किया है उसके मुताबिक ये हमें बताया गया है कि 270 के करीब ऐसे स्कूल हैं जो पेशावर इंसिडेंट APS स्कूल के बाद अभी तक नहीं खोले जा सके हैं सिक्योरिटी की वजह से। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि हर दूसरा स्कूल KPK में उसको सिक्योरिटी थ्रेट हासिल होता है, जिसमें ये बताया गया है कि 27,126 ऐसे स्कूल हैं जिनको हर आए दिन कोई ना कोई सिक्योरिटी ख़तरात लाक होते हैं। और ये भी हमें बताया गया है कि 350 स्कूल जो कि फाटा में मिलिटेंट ने उड़ा दिए थे, वो दोबारा उनकी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन की, उसके बाद से सिक्योरिटी की वजह से सही तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर अभी तक सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है उन स्कूलों के हवाले से। इसके अलावा शाहजेब, हमें ये भी बताया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने काफ़ी दफ़ा वफाक को लिखा कि FC उनको फोर्स जो है वो वापस की जाए, क्योंकि 170 प्लेटून अभी FC की वहाँ पर सिर्फ काम कर रही है, 520 है जो कि सूबे से बाहर है। और वो ये चाहते हैं कि 400 के करीब जो स्कूल है उनको FC की सिक्योरिटी दी जाए ताकि वहाँ पर ये सिचुएशन बेहतर हो सके। शाहजेब, बहुत शुक्रिया। राधिक किशोरी बता रहे थे कि अभी भी स्कूल बंद है, बहुत ज़्यादा स्कूल है जो थ्रेट अलर्ट पर रहते हैं। 27,000 से ज़ायद स्कूल हैं जो थ्रेट अलर्ट पर रहते हैं, बहुत सारे स्कूल उसमें से बंद हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक से मुतालबा करती है FC के हवाले से। FC के जो हालात हैं जो सेनेट में बताए गए हैं, वो जिसने ये सारा मामला फ्रॉम द फ्रंट लीड करना है, ना उनके पास पहनने के लिए जूते, ना लड़ने के लिए असला, ना सोने के लिए बिस्तर, ये हालात होंगे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाएगा? कैसे कहा जाएगा कि नेशनल एक्शन प्लान पर APS के अटैक के बाद जो जिस अज़म का इजहार रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, वो बाकायदा तौर पर ग्राउंड सिचुएशन उसके लिहाज से नजर आती है। और कैसे फिर दहशतगर्द मौका ढूंढकर हमारे तालीमी इदारों पर हमला नहीं कर रहे होंगे। एक और इस हवाले से मामला है कि जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, वहां जो वजारत दाखिला मुख्तलिफ सूबों की है वो मौजूद भी होती है या नहीं। आपके सामने कुछ ऐसे हकाइक रखेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। एक ब्रेक के बाद ईरान से अहम खबर आई है। आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से सख्त मजम्मत की गई है ईरान में सऊदी एम्बेसी पर होने वाले हमले के हवाले से। सऊदी अरब का इस पर क्या रिस्पांस होगा? क्या सऊदी अरब इस मामले को यहाँ से आगे बढ़ाएगा, इस मजम्मत को वेलकम करेगा? सऊदी अरब जाएंगे और इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिक्र हो जाए खैबर पख्तूनख्वा का, जिसका आज हमने प्रोग्राम में जिक्र किया। वहाँ FC का क्या हाल है, स्कूलों में जो सिक्योरिटी और थ्रेट अलर्ट है उसका क्या हाल है। साथ ही एक अरसा बीत गया, तकरीबन 13-14 साल से ये सूबा दहशतगर्दी के निशाने पर है, मगर तारीखी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर दाखिला का कलमदान ही नहीं रहा। ये कलमदान वजीर आला के पास रहा है, मगर गुज़िश्ता 13-14 बरस के हालात में जिसमें एक स्पेशल पॉलिसी बनाने की जरूरत थी, तब भी वजीर दाखिला नहीं नॉमिनेट किया गया। वजीर दाखिला जिसे सूबे की सिक्योरिटी के मामलात को देखना होता है, इसकी तैनाती में इतनी ताखीर क्यों की जाती रही? साल 2016 के 20 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 4 हमले हो चुके हैं और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अगर मिलाया जाए जिसमें तकरीबन 50 अफराद जाँ भाग जबकि 60 से ज़्यादा जख्मी हुए। इंतहाई तशवीश की बात है कि 2016 को दहशतगर्दी के खात्मे का साल भी कहा जाता रहा है, लेकिन इब्तिदाई 20 दिनों में ये हमले हुए और ये बहुत अरसे बाद हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक वजीर दाखिला की बात हुई है कि वजीर दाखिला खैबर पख्तूनख्वा में अब नॉमिनेट किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें, वहाँ 14 जनवरी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक भी शरीक हुए। इस इजलास के 5 दिन बाद कल पेशावर के इलाके में खुदकुश हमला हुआ जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों और एक सहाफ़ी समेत 11 अफराद हलाक हुए और इसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की। कल के हमले के बाद आज एक बार फिर हमला हुआ और आज एक बार फिर जिम्मेदारी कबूल की गई, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में पिछले 20 दिनों में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ है। क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वजारत दाखिला का कलमदान है उसको सीरियस नहीं लिया गया? पहली दफ़ा इस मामले को उठाया गया, पहली दफ़ा वजीर दाखिला तैनात हुए हैं और ये मामला अब क्या वो पॉलिसी बनाने में कामयाब होंगे? 41 साल बाद महमूद खान को वजीर दाखिला बनाया गया है और इस 41 साल बाद ये जो फैसला किया गया है उसमें किरदार कितना होगा? परवेज खटक साहब से अलावा कितना किरदार ये वजीर दाखिला अदा करेंगे, क्योंकि इतने बुरे हालात में भी वजीर दाखिला का कलमदान खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहा और पहली दफ़ा ये पेशरफ्त अब जाके हुई है और एक दिन पहले हुई है। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खिते में होने वाली मस्बत की। कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी अमन वफ़द सऊदी अरब के बाद ईरान पहुंचा था।
ईरानी क़यादत से मुलाकातें हुई थी। एक अहम मामला, एक अंदर की बात हमने आपको बताई थी कि सऊदी लीडरशिप चाहती है कि ये मामला हल हो। सऊदी लीडरशिप को इस बात पर शक है कि जो तारीखी तौर पर अमेरिका से ताल्लुकात हैं, अमेरिका सऊदी अरब के साथ उस तरह नहीं खड़ा होगा जिस तरह तारीखी तौर पर खड़ा हुआ है। ये भी है कि अगर मामला खराब हुआ ईरान के साथ तो ये खदशा है सऊदी अरब में कि अमेरिका ईरान के साथ जाके ना खड़ा हो जाए। और अब ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे लग रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में सऊदी सिफारत खाने पर होने वाले हमले की मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा कि तेहरान में सऊदी सिफारत खाने पर हमला बुरा अमल था। इस हमले से ईरान और इस्लाम को नुकसान पहुंचा। इससे पहले ईरानी सदर हसन रूहानी ने न सिर्फ सऊदी सिफारत खाने पर हमले की मजम्मत की थी बल्कि हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत दी थी। लेकिन नजरें थी आयतुल्लाह खामनाई की तरफ कि वो, क्योंकि उनकी जो ऑफिस है उनका वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, उस पर नजरें थी कि वो इस बयान की, इस मामले की, जो भी मामला है इसकी मजम्मत करेंगे या नहीं, इस मामले की मजम्मत सख्त अल्फाज में करेंगे या नहीं। मगर उनकी तरफ से भी आज सख्त मजम्मत की गई और इसलिए भी ये बयान अहम है कि ईरान में उनके बयान को हरफ आखिर समझा जाता है। डेमोक्रेसी बहरहाल मौजूद है, इलेक्टेड सदर मौजूद होता है, लेकिन उनके ऑफिस को एक ऐसा दर्जा हासिल है कि अगर उनकी तरफ से बयान दिया जाए तो हरफ आखिर समझा जाता है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी आएगी। और सबसे अहम सवाल है कि सऊदी अरब में इस बयान को कैसा देखा जा रहा है। बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी, अरब उमूर के माहिर जो हमें सऊदी अरब से ज्वाइन कर रहे हैं, खालिदुल मोइना। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से सऊदी अरब में इस मामले आ रहा है, क्या सऊदी अरब की तरफ से मस्बत इसका रिस्पॉन्स की तवक्को की जा रही है, जो हालात आप इस वक्त सऊदी अरब में देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल जो हुआ, आप जानते हैं, अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स, अगेंस्ट जेनीवा कन्वेंशन, और ये फीलिंग्स यहाँ थी कि ये जो हुआ है, ईरानियन अथॉरिटीज ने काफी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए इसको स्टॉप करने के लिए, और उन्होंने ये भी फीलिंग्स थी कि जो माहौल था ईरान में, इट वाज कंट्राइव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट आज का है काफी अबाउट टर्न है, और सब लोग चाहते हैं जो सऊदी ईरानियन रिलेशन विल बी ओके, और आयतुल्लाह खमेनी की स्टेटमेंट है पॉजिटिव है और इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू। और हम चाहते हैं अभी जो रिस्पॉन्स सऊदी अरब से आएगा, अब तक तो नहीं आया ऑफिशियल, बस बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल में इट विल बी वेरी वेलकम्ड। इस तरफ से इसके काफी मेरे ख्याल में लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। उस माहौल के हवाले से खालिद साहब कह रहे हैं कि जो आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से अब कंडेमनेशन आई है और इतना सख्त बयान आया है सऊदी अरब की एम्बेसी पर होने वाले हमले के हवाले से जो कि ईरान में हुआ और उसे इस्लाम और ईरान के लिए नुकसानदेह करार दिया, उसका जवाब जो माहौल वो देख रहे हैं इस वक्त बतौर जर्नलिस्ट, उनके ख्याल में इसको वेलकम किया जाएगा। और इस वक्त जो माहौल है सऊदी अरब में वही है कि अब टेंशन को एस्केलेट नहीं होना चाहिए, इस टेंशन को कम होना चाहिए, जिसकी वजह से एक मस्बत रद्द अमल ही की तवक्को कर रहे हैं, जो अब तक तो नहीं आया सऊदी फॉरेन ऑफिस की तरफ से। मगर खालिदुल मोइना कह रहे थे कि एक मस्बत रद्द अमल की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान ने भी बहरहाल इसमें किरदार अदा किया। कल वजीर आजम ईरान थे, परसों सऊदी अरब थे, उसके बाद उन्होंने मस्बत बात की थी कि दोनों ममालिक कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान फोकल पर्सन के हवाले से मान गया है पाकिस्तान के किरदार के, पाकिस्तान होस्ट कर ले दोनों की मीडिएशन को, इस पर भी मान गया है। सऊदी अरब के इस हवाले से जवाब के मुंतजिर हैं। और अब खालिदुल मोइना कह रहे हैं कि जो आयतुल्लाह खामनाई का जवाब आया, सऊदी अरब से तवक्को की जा रही है कि इसका मस्बत जवाब ही आएगा, जिससे खित्ते में टेंशन कम हो सकती हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट है और वो है परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल में जो मार्क सीगल का बयान है, आज उन्होंने रिकॉर्ड कराया, जरा भी उनसे हुई है, क्या तफसीलात इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की अहम समाअत हुई। आगे बढ़ा जरा और मार्क सीगल जो कि इस कत्ल केस के हवाले से अहम गवाह हैं, उनसे सदर परवेज मुशर्रफ के वकील फरोग नसीम ने जिरा की सवालात किए गए रावलपिंडी की खसूसी अदालत में। और जिरा के दौरान मार्क सीगल ने वाज़े तौर पर कहा कि उन्होंने FIA को बयान रिकॉर्ड कराने से कभी इनकार नहीं किया। मजीद उनकी तरफ से बात की गई कि जनरल मुशर्रफ ने धमकी आमेज कॉल की तो वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे। मार्क सीगल कहते हैं कि जिस वक्त वो कॉल आई, जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, तो वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ मौजूद थे। उन्होंने इस धमकी की इतला किसी अमरीकी इदारे को नहीं दी, ये भी मार्क सीगल की तरफ से कहा गया। और मजीद वाज़े किया कि वो पाकिस्तान के लॉबिस्ट रहे हैं,
पीपल्स पार्टी के लॉबिस्ट नहीं रहे और मार्क सीगल केस के अहम गवाह हैं और इनके बयानात के बाद केस क्या रुख इख्तियार करेगा, अब ये बहुत अहम बात हो गई। इजरा भी उनसे हो गई है, पेश भी हो गए और ये भी कह रहे हैं कि वो उस वक्त मौजूद थे मोहतरमा के साथ जब ये धमकी आई थी। प्रोग्राम में जाते जाते एक अहम खबर पे बात हो जाए। आलमी इक़्तिसादी फोरम की तरफ से मंगल को जारी की जाने वाली एक तहकीक में अंदाजा लगाया गया है कि 2050 तक दुनिया के समंदरों में मछलियों के मुकाबले में प्लास्टिक का फजला ज्यादा हो जाएगा। यानी वो गंद, प्लास्टिक का वो गंद जो हम इंसान, सारी दुनिया के इंसान समंदर में फेंकते हैं, उसकी तादाद मछलियों से ज्यादा हो जाएगी और मुस्तकबिल में प्लास्टिक की आलूदगी की शरह में सिर्फ इजाफे की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि दुनिया भर में प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हर साल 8 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक जो पैदा है वो समंदर में फेंक दी जाती है, जो कि हर 1 मिनट में एक कूड़े का ट्रक बनता है जो हम इंसान समंदर में फेंक देते हैं। 2030 तक फी मिनट 2 ट्रक की शरह से प्लास्टिक का फजला समंदर में फेंका जाएगा और 2050 तक ये शरह 1 मिनट में 4 कूड़े के ट्रक समंदर में फेंकने के बराबर होगी, जिससे न सिर्फ समुद्री नुकसान होगा बल्कि इंसानों को भी आगे जाके इससे नुकसान होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।